देखना इधर, इसके पहले अपन ने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो तो अपना बताता है किसके बारे में, करंट लायबिलिटी के बारे में, कि फर्म करंट लायबिलिटी पे करने की कंडीशन में है या नहीं है। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशो, लेवरेज रेशो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, बोलो बात एक ही है। सॉल्वेंसी रेशो क्या बताता है कि फर्म इसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने की कंडीशन में है या नहीं है। जो अपन ने लिक्विडिटी रेशो पढ़ा था वो तो किसके लिए पढ़ा था, कि फर्म अपनी करंट लायबिलिटी पे करने की कंडीशन में है या नहीं है। सॉल्वेंसी रेशो ये बताता है कि फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने की कंडीशन में है या नहीं है। तो लिख रहा है हमारे पास दीज रेशोज, ये रेशो आर कैलकुलेट किए जाते हैं टू असेस यानी निकालने के लिए, द एबिलिटी यानी कैपेसिटी, कि फर्म की ये कैपेसिटी है या नहीं है कि वो चुका सकती है। मीट यानी चुकाना। तो लिखा है दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड, ये रेशो कैलकुलेट करते हैं टू असेस यानी निकालने के लिए, द एबिलिटी ऑफ द फर्म, कि फर्म एबल है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है कि वो चुका सके इसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। या फिर लिखा हुआ है एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, या फिर ये कब ड्यू होएगी। इसका जो अपन ने नाम दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर होती है इसमें दो तरह की कैपिटल होती है। बताओ कौन कौन सी। और बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा होता है, एक तो प्रोपराइटर का खुद का लगा होता है, ऑनर का खुद का लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और एक बैंक से या कहीं ना कहीं से कैसे लेकर लगा रहता है, लोन लेके। तो कैपिटल के अंदर दो तरह के आइटम आते हैं, एक तो क्या कैपिटल और दूसरा क्या आता है, लोन आता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी की कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और लोन के रूप में वो पब्लिक को क्या इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो हमें खुद का पैसा कितना लगा रखा है और बाहर वाले से कितना पैसा लेके लगा रखा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए अपन कौन सा रेशो निकालते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। कि अपन ने खुद का पैसा कितना लगा रखा है और बाहर वाले से लोन लेके कितना लगा रखा है, उसी के लिए लिखा हुआ है। These ratios, ये रेशो रिवील करते हैं, नहीं बताते as to how much amount, की कितना अमाउंट इन अ बिजनेस के अंदर has been इन्वेस्ट करा है हमारे ऑनर ने, प्रोपराइटर ने, एंड हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट has been raised, अपन ने इकट्ठा करा है फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, बाहर से अपन ने कितना फंड इकट्ठा करा है। इसलिए इस रेशो का नाम क्या रख दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। इसको अपन लेवरेज रेशो भी बोलते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो भी बोलते हैं, जो कि ऊपर बताया हुआ है। Some important solvency ratios are, solvency ratio बोलो, leverage ratio बोलो, capital structure ratio बोलो। इसके अंदर चार तरह के रेशो निकालेंगे अपन। पहला रेशो है हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो क्या बताता है द रेशो एक्सप्रेस करता है द रिलेशनशिप बिटवीन, रिश्ता बताता है किस किस का, एक्सटर्नल डेब्ट्स का, यानी बाहर से कितना उधार ले रखा है और अपन ने कितना पैसा लगा रखा है। तो ये किस किस के बारे में रिलेशनशिप बताएगा, कि अपन ने बाहर से कितना लोन ले रखा है और खुद का कितना पैसा लगा रखा है। बोल रहे इंडिकेट्स, ये बताता है द प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स which are acquired by external borrowings in comparison to shareholders funds। इसी को सिंपल शब्दों में लिख दिया, सिंपल वर्ड्स में लिख दिया। ये बताता है प्रोपोर्शन यानी अनुपात बताता है कि हमने जो फंड से बाहर से कितने लिए और अंदर के कितने लगाए। The ratio is calculated to ascertain the soundness of the long-term financial policies of the firm। ये रेशो अपन कैलकुलेट करते हैं कि फर्म ने जो पैसा लिया है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज, यानी उसका किस वे में यूज कर रही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज के इसकी। अगर हमने 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करे बाहर से और खुद का पैसा भी इसमें इंक्लूड है 2 करोड़, तो उसका अपन यूज कैसे कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बताता है। फॉर्मूला अपने पास होता है डेब्ट इक्विटी रेशो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट को अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, और शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं, इक्विटी। तो फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन हो सकता है नाम अलग अलग आ जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट या नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड या इक्विटी। तो पहला फॉर्मूला तो हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो का हो गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट या नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड या इक्विटी। सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। मेन बात ये सर लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर क्या क्या आता है,
तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर तीन चीजें आ जाएगी, एक तो डिबेंचर या बॉन्ड, एक लॉन्ग टर्म लोन्स और एक पब्लिक डिपॉजिट। तीन चार बार मन में बोले, एक बार बोले याद हो जाएगा। पहला नाम क्या हमारे पास, डिबेंचर या बॉन्ड्स, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स, तीसरा पब्लिक डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म डिबेंचर या बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट। डिबेंचर या बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट। ये किसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आ जाएगा, एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनाना, एक वारंटी क्लेम के लिए प्रोविजन बनाना। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज वारंटी क्लेम। तो अपन ने डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देखा था, लॉन्ग टर्म डेब्ट या नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड या इक्विटी। फिर अपन ने देखा लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर क्या क्या आएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। दो चार बार मन में बोलो, याद हो जाएगा, मेरे ख्याल से ज्यादा हार्ड है नहीं। तो भैया दूसरी बात अपने पास आएगी, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो अपन ने देखे लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब अपन देखेंगे शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास ये इक्विटी के अंदर दो चीजें आएगी, एक तो आएगी हमारे पास शेयर कैपिटल और दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। याद हो तो जब मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के अंदर बैलेंस शीट याद कराई थी, तो अपन ने देखा था इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हमारे पास आ रहा था शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन आइटम आ रहे थे, लेकिन अभी दो ही ले रहे हैं, एक तो शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। तो वही चीजें चल रही है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आ जाएगी, एक तो शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में याद करने की जरूरत नहीं, दो तरह की कैपिटल सबको पता है कंपनी की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अपन याद कर लेंगे कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा नॉर्मल चीज है, चार पांच बार पढ़ते तो रटने की जरूरत नहीं है। जितने भी तरह के रिजर्व्स होते हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। और एक साथ में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका प्रॉफिट आएगा तो प्लस कर देंगे, लॉस आएगा तो माइनस कर देंगे। तो ऐसे देख ले, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार पांच बार पढ़ने से इसको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इधर देखते हैं अपन शेयर होल्डर फंड का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एनसीए नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। आप लोगों को पता हो तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी को अपन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी को अपन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी ये दोनों फॉर्मूले अपने एक ही हो गए। नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, और इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला हो गया नॉन करंट असेट का नॉन करंट असेट, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी का वर्किंग कैपिटल और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। एक तीसरा फॉर्मूला हमारे पास टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट। पहले भी अपन ने पढ़ा है, टोटल डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट बोलो या नॉन करंट लायबिलिटी बोलो, बात एक ही है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल माइनस एनसीएल, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल माइनस एनसीएल, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल माइनस एनसीएल, और सीए माइनस सीएल को अपन क्या बोलते हैं, डब्ल्यूसी। तो हो जाएगा नॉन करंट एसेट एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस एनसीएल। तो फॉर्मूला हो जाएगा एनसीए बराबर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर फॉर्मूला हो जाएगा नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, और एक फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, और टोटल डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, फॉर्मूले घर पे जाके पढ़ने ही पड़ेंगे। मेरे यहाँ पर कितने ही चिल्लाने से फॉर्मूले याद रहने वाले नहीं है, क्योंकि पहले भी अपन लिक्विडिटी रेशो के अंदर एक तो करंट रेशो का फॉर्मूला याद करा, एक लिक्विड रेशो का फॉर्मूला याद करा, फिर करंट रेशो के अंदर करंट एसेट में करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं वो याद होने चाहिए। करंट एसेट के अंदर अपन ने पढ़ा था करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेंटरीज आता है, इन्वेंटरीज के अंदर एक्सक्लूडिंग लॉस टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स आता है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में डेटर लेस पीवीडी माइनस और बीआर आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हमारे पास कैश, चेक, ड्राफ्ट, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है।
उसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आता है, और लास्ट के अंदर हमारे पास अदर करंट एसेट आता है जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स आएगा। ये चीजें घर पे जाके पढ़ेंगे तो ही याद रहेगी, क्योंकि लगभग 36 से 40 फॉर्मूले हमारे पास इस चैप्टर में, और छोटी छोटी चीजें काफी मायने रखेगी, तभी जाके मायना होएगा। इंटरनल्स होंगे उसके अंदर भी एग्जामिनर ये वाला चैप्टर ज्यादा पूछता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा पूछता है, शेयर कैपिटल ज्यादा पूछता है, पार्टनरशिप नहीं पूछता इंटरनल्स के अंदर, जो 20 नंबर तुम्हारे स्कूल से जाएंगे, तो यही ज्यादा पूछता है, वो रेशो वगैरह वाला चैप्टर। 36 से 40 फॉर्मूले याद रख के पूरी मैथ्स की कैलकुलेशन करके चैप्टर करना पड़ेगा, तो जाके 6 या 7 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है तुम लोगों के सीबीएसई में हल्का फुल्का दे दिया भाई, ठीक है। सारे फॉर्मूले घर पे जाके एक बार तुम लोग रिवाइज करोगे, अभी ये पढ़ाऊंगा पिछला भूल जाओगे, फिर इसके आगे का पढ़ाऊंगा ये भूल जाओगे, तो घर पे जाके इन चीजों को एक तरफ अलग से रजिस्टर में लिख के सारे एक साथ फॉर्मूले याद करो, चीजें याद रखो। मैंने करंट एसेट याद कराई थी, किसको ईमानदारी से पूरी करंट एसेट करंट लायबिलिटी याद है पूरी, एक वर्ड भी नहीं गलत होना चाहिए, तो वो घर पे जाके अपन पढ़ेंगे तो जाके याद रहेगी। यहाँ पे 4-5 बार विनय सर ने पढ़ा दिया, उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। समझ लो बात, ये अभी छोटे छोटे चल रहे सब, अभी इनके अंदर काफी सारी चीजें आने वाली है, तो घर पे जाके तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये NCA प्लस CA प्लस माइनस CL माइनस NCL सब तुम लोगों के लिए बोल रहे हैं, अभी याद हो जाएगा। यहाँ से जाके घर पे जाके देखे 10 बजे बोल लेना, देखिए सारी चीजें याद रखिए, ये फॉर्मूले इधर का फॉर्मूला देखिए 10 बजे याद रहता है। जब तुम्हें 10 बजे ही याद नहीं रह रहा रात को, तो कल सुबह कैसे याद रहेगा, कल शाम की क्लास में कैसे याद रहेगा। तो तुम लोगों को घर पे पढ़ना ही पड़ेगा, वरना ये चैप्टर भी जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं लोगों का निकल गया, कोई मतलब नहीं आया, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। तुम लोगों का धीरे धीरे करके कोर्स खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप पूरी खत्म। तीसरी वाली बुक के अंदर अपना हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशो चल रहा है लास्ट। दूसरी बुक के अंदर शेयर और डिवेंचर है, जैसे इतना टाइम निकल गया वो भी निकल जाएगा, बैठे रह जाओ। कोई सोचे नवंबर में पढ़ लूंगा, दिसंबर में पढ़ लूंगा, किसी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। तुम लोगों को कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, 15 दिन के बेड रेस्ट पे मैं चला जाऊं, तुम लोग चले जाओ, फिर नवंबर में बोल दो कि मेरे तो वापस डेंगू हो गया था। जब डेंगू का सीजन चल रहा था तब तो हुआ नहीं, और जब डेंगू का सीजन बंद हो गया तो मेरे को डेंगू हो गया। बाद के भरोसे कुछ नहीं चलता, सब अभी चलता है, बाद में तो सब टाइम पास चलता है। तुम सोचो रिवीजन किस किस का करा देंगे, किसी की पार्टनरशिप छूट रही है, किसी की कंपनी छूट रही है, किसी का रेशो छूट रहा है। 8 हाथ थोड़ी ना मेरे, गणेश जी थोड़ी ना मैं, एक ही चीज चलेगी, शुरू से पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंपनी पढ़ाऊंगा, ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये नहीं पढ़ाने वाला मैं केवल पढ़ाऊंगा 36 नंबर का प्लस 24 नंबर का, यानी 60 नंबर पे जोड़ दूंगा मैं। ये 20 नंबर के 3 चैप्टर में इन पे जोड़ नहीं देने वाला, मैं 60 नंबर पे जोड़ दूंगा, क्योंकि अब जिसको पास होना होगा वो 60 में से पास होगा, वो 20 में से पास नहीं होगा। आई बस समझ में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पूरा फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट याद करा, 4 एडजस्टमेंट पढ़े, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के अंदर पूरी थ्योरी है, रेशो के अंदर फॉर्मूला है, तो वीडियोस डली हुई है, देखो घर पे। पूरी 1 घंटे की वीडियो भी नहीं डालता मैं, 15-15 मिनट की वीडियो डल रही है, क्योंकि 45 मिनट आके यहाँ पे लिख देता हूँ और 15 मिनट में समझा देता हूँ। समझाने की वीडियो डल रही है, लिखने की तो डल ही नहीं रही है। तो घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, जोर तो खुद ही को लगाना पड़ता है। देखो भैया, तो अपन ने उधर का फॉर्मूला याद करे, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये चीजें याद हो जाती है यार, मैं तो देख देख के लिखता हूँ तुम्हारे सामने, मैं घर से रट के थोड़ी ना आता हूँ। ये टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, नाम से पता लग रहा है रिलेशन किस किस के बीच में निकलेगा, टोटल एसेट्स के बीच में और डेब्ट यानी लोन के बीच में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो का फॉर्मूला हो गया। टोटल एसेट्स, आगे टोटल एसेट्स है तो ऊपर क्या आ गई टोटल एसेट्स, नीचे डेब्ट है, और अभी अभी डेब्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो नीचे क्या आ गई लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो फॉर्मूला बन गया हमारा टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट। कुछ चीजें मैं ऐसी भी बताऊंगा जो याद करने की जरूरत नहीं पड़े, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा ज्यादा मेहनत करे, तुम लोगों के लिए काफी मेहनत करिए। तुम लोगों को पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट याद कराया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में बैलेंस शीट याद कराई, P&L याद कराया, सब याद कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन तुम लोग ये याद करने पे नहीं तुल रहे। बस लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। इतना सारा लिखने के बाद भी 6-7 फॉर्मूले निकले हमारे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि कल को अगर अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड देते, शेयर होल्डर फंड देते, तो अपने को क्या निकालनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि हमारे पास क्या काम आएगी
लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला हो जाएगा इधर उधर करने से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। इतना मैंने याद करा दिया तुम लोगों के सामने। मैं एक बार दो बार पढ़ता हूँ, 5 बार तुम लोगों को मन में याद करने को बोलता हूँ, मैं एक दो बार पढ़ता हूँ तो भी मुझे याद हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर लगन है, मुझे पढ़ाना है तुम लोगों को। तुम लोगों के अंदर लगन होगी, तुम्हें भी 2 बार में याद होगा, लेकिन लगन चाहिए। अभी मैंने कौन सा 10 बार पढ़ा उस फॉर्मूले को, बार बार उसी को बोलता रहता हूँ, याद हो जाता है। तो इधर इधर का पार्ट अपन ने याद कर लिया, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट भी याद हो गया, ये वाला पार्ट भी याद हो गया। केवल एक ये वाली बात है, तो ये वाली बात मैंने बताई थी, टोटल असेट्स आगे तो ऊपर टोटल असेट्स, डेट नीचे तो लॉन्ग टर्म डेट। बाकी तुम लोगों को याद करना है कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है हमारे पास शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट का हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। आज से 2 महीने पहले भी मैंने लेक्चर दिया था, तब भी मैंने बोला था टाइम निकलता ही जा रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। सर्दी के दिन आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, और फेब 15 से तुम्हारे पेपर है, 15 यानी 21 फरवरी से तुम्हारे पेपर आ जाएंगे। आरबीएससी वालों के लेट होंगे मार्च में, बाकी जो सीबीएसई वाले उनके तो 21 या 22 तारीख को पहला पेपर इंग्लिश का डल जाएगा बस। अब तुम लोगों की अभी तक तुम लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी, तो फिर तुम लोग सारे सब्जेक्ट छोड़ के इंग्लिश के पीछे भागोगे, और बीच में जब इंटरनल वगैरह होंगे तो 20 नंबर के पीछे भागोगे। तो लास्ट में क्या क्या कर लोगे बताओ? तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा। फिजिकल किसी की कंप्लीट नहीं होगी तो फिजिकल पढ़नी है, आईटी ले रहे हो तो आईटी पढ़नी है। अभी तो तुम लोगों के मेन सब्जेक्ट नहीं हुआ अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, पर उनका लोड अलग आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो 5 सब्जेक्ट से बनेगा ना। अकाउंट दे रही ना बिजनेस दे रही ना इको दे रही रिजल्ट बना के, 5 सब्जेक्ट ही रिजल्ट बना के देंगे। तो तुम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है इनमें। अभी तो इंग्लिश ही नहीं छुई होगी बहुत समय, फिजिकल नहीं छुई होगी, बहुत बुरा हाल हो जाता है भैया लास्ट में। ऐसे थोड़ी ना 17 लाख में से 2 लाख बच्चे फेल, तो 1,21,000 के कंपार्टमेंट थी इस साल। 15-17 लाख में से 2 लाख तो फेल, तो 1,21,000 की सप्लीमेंट्री थी, यानी टोटल 3.5 लाख बच्चे दोबारा 12th कर रहे। वो वाली बात देखो, इनको याद करके आना। थोड़े बहुत वो तीसरा और चौथा वाला पढ़ना है अपने को, वो कल आके पढ़ा के फिर पहले दूसरे का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कल टेस्ट में क्लास चली गई, क्लास तो मुझे भी वेस्ट नहीं करनी है।